बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, भारत की खित्ते में अमन तबाह करने की कोशिशें एक बार फिर बेनकाब हो गई हैं। पहलगाम में अपने ही शहरियों के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान को निशाना बनाने का खतरनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। गवादर, कोयटा और खुजदार जैसे अहम शहरों में दहशतगर्दी की साजिशें की जा रही हैं और इस मंसूबे में इस्तेमाल हो रहे हैं वही पुराने मोहरे, अलहदगी पसंद, शिद्दत पसंद गिरोह और गैर कानूनी अफगान अनासिर। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे, जनूबी एशिया एक बार फिर कशीदगी के दाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के अमेरिका में मौजूद सफीर रिजवान सईद शेख ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान की ज़रई मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तानी सफीर ने भारत की जंगी जुनून, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाना तहकीकात और सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है, अमन चाहता है लेकिन इज्जत व वक़ार के साथ। और इसके अलावा हम बात करेंगे, भारत एक बार फिर आबी जारियत पर उतर आया है। 24 घंटे तक दरियाए चनाब का पानी रोकने के बाद अचानक उसने एक बहुत बड़ा पानी का रेला दरिया में छोड़ दिया है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया है, बल्कि सिंध ताज माहदे की खुली जो है खिलाफ वर्जी भी सामने आ गई है। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मुर्तज़ा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। आपकी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी डॉक्टर साहब, ये जो इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक रॉ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है, आपके ख्याल में इस इंकशाफ की संजीदगी किस सतह की है? देखिए, ये तो उनका बड़ी देर से चल रहा है ये मंसूबा। नहीं तो उनका नेटवर्क है, बड़ी देर से यहाँ मौजूद है नेटवर्क। वो कभी भी नहीं टूटा। ये कुछ देर के लिए कम हो जाता है, लोग कह लेते अंडर कर्टन चले जाते हैं, लेकिन वो तो उनका मौजूद है। और उसकी वजूहत काफी है कि यहाँ कह लें कि बलोचिस्तान में काफी देर से रहा है, इधर का मसला रहा है। कुछ कह लें कि शिद्दत पसंद कह लें, कुछ जैसे आपने नाम दिया अलहदगी पसंद लोग, ये बहुत से लोग थे जो लोगों को कह लें कि वायलेंस की तरफ इंक्लाइन करते रहे, वायलेंस की तरफ ले जाते रहे। और इंडिया ने खूब फायदा उठाया, उसने अपना पूरा नेटवर्क बना लिया। कि कुलभूषण का आपके सामने एक एग्जाम्पल पड़ी है कि ये उसी का हिस्सा था। और इससे कह लें कि मुल्की सालियत पे बड़े कह लें मनफी असरात पड़ते हैं, लोगों के जेहनों में बड़े मनफी कह लें के ख्यालात पैदा होते हैं। अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को जब कह लें कि मारा जाता है, पकड़ा जाता है, उनको सजा दी जाती है, तो वो कह लें कि रिश्तेदार तो होते ना इधर उधर, तो इंडिया इसका फायदा ले रहा है। वो कह लें कि उनको इंस्टिगेट करता है, उनको माली मुफाद देता है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो वो कह लें कि लेकिन एक बात उसमें जाए, ये तो सारा कुछ हो गया, लेकिन हम लोग बयानियां नहीं बना सके, हम इस चीज की तशहीर नहीं कर सके। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो मेरा ख्याल इसमें हम बड़े कह लें कमजोर रहे हैं, हम बल्कि मैं कहूँगा कि नाकाम ही रहे हैं। हमें इसको बहुत खुल के पहले से बयान करना चाहिए। तो हमें कह लें कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस हैं, हमारी जो एम्बेसीज हैं, हमारे जो सफीर हैं, हर जगह पे उनको इनका कह लें कि वावेला करना चाहिए था। तभी एक बयानिया बनता है, तभी लोगों के सामने चीजें आती हैं। तो यह कह लें कि किसी मुल्क की सालमियत के खिलाफ बड़ा हमला होता है, बड़ी एक कह लें कि चाल होती है, बड़ी एक साजिश होती है, इसका कलाकमा होना चाहिए, इसको लोगों के सामने लाना चाहिए। जो भी सबूत है हमारे इदारों के पास माशाल्लाह से, वो इदारे वो सबूत सामने लेके आए, आलमी सतह पे उनको रखे, जितनी बड़ी ताकत है उनको दिखाएं, उनको बताएं, ये वीडियो दिखाएं, उनको सबूत दिखाएं, बात करें, ताकि हमारा एक बयानिया मजबूत हो सके। इंडिया उसमें फेल हो जाए, इंडिया सारा कुछ करने के बावजूद हमारे खिलाफ बयानिया बना लेता है। तो वी शुड फाइट एंड वी शुड कंटेस्ट दैट। हमें कंट्राडिक्ट करना होगा उसे, हम उससे पहले के उसके खिलाफ जाना होगा, उसको बलियामेट करना होगा, उसको पहले के अपसलीट करना होगा। अदरवाइज वो तो सारा कुछ करके भी वो पहले के नियमित बन जाता है। तो हमारे जो इदारे हैं, जो स्पेशली मैं फॉरेन ऑफिस की बात करता हूँ, हमारे जो बाकी सिक्योरिटी इशूज हैं, वो तो स्टेट के इदारे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। उनका काम होता है हाईलाइट करना, चीजों को बताना। अब इदारों का काम है उनको सामने लेके आना। हमारा कह लें कि फॉरेन ऑफिस की चीज है कि वो ऐसे बयान दें जो बयान हमारे गले पड़ने वाले हों,
उनको चाहिए कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए कि लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह शक्ल आ जाए कि दहशतगर्दी कौन करवा रहा है, अब खित्ते का अमन कौन खराब कर रहा है। ये चीजें सामने लानी चाहिए और ये फॉरेन ऑफिस का काम है, इसे करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इतना हैंडसमली हुआ नहीं। जी जी डॉक्टर साहब, ये जिस दहशतगर्दी की बलोचिस्तान में बात कर रहे हैं, ऐसी बात है खुदकुश बमबारों की बात हुई कि इनको अफगानिस्तान से भेजने की इतलात दी गई है। ये बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान हुकूमत के किरदार पर क्या सवालात उठाती है? देखें जी, ये ना शुरू से ही रहा है, ये होता रहता है। लोग दहशतगर्द ऐसे आते हैं, टेररिस्ट ऐसे आते रहते होते हैं। आप जितना भी बॉर्डर सील कर लें, कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं। हम किसी को भी एलिगेट नहीं कर सकते। हाँ, हम एक बात होती है कि हमारे अपने पड़ोसियों के साथ, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। सफारती तल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, मुआशी तल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। सफारती, मुआशी, और ये सारे जब तल्लुकात अच्छे होंगे तो वो हमें डिफेंड करेंगे। जब हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो वो डिफेंड नहीं करेंगे। मे भी ऐसा हो कि उनका नेटवर्क तो वहां भी था, इंडिया का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा नेटवर्क है। अफगानिस्तान में बलोचिस्तान है, पाकिस्तान में उनके नेटवर्क है ना, तो वो तो फायदा लेंगे। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह लें कि कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, एहसास महरूमी का शिकार होते हैं, उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है। जी तो वो इंडिया वहां से भी, टेररिस्ट वहां से भी भेज सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं उनके। और बॉर्डर पर लोग आ भी जाते हैं, जितनी भी शक्ति है लोग तो आ जाते हैं। इसमें हम ना अपनी सिक्योरिटी इदारों को कहेंगे ना किसी और को कहेंगे। हाँ, सख्ती होनी चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। इसके जो वाकयात है कम होने चाहिए, रेगुलर नहीं होने चाहिए। अगर रेगुलर आते हैं तो सिक्योरिटी लैप्स आती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ पानी वाली जारियत के ऊपर इतना तजाद खड़ा कर दिया, ये तो एक खुली बात है। लेकिन अब जिस तरीके से ये सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे हैं कि बलोचिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही दरार डालना चाह रहे हैं, फूट डलवाना चाह रहे हैं, तो इन हालात में पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं इन खतरात से किस हद तक निमटने की सलाहियत रखते हैं? और क्या कोई नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि मामलात से निपटा जाए बड़े तरीके के साथ? ये जो इदारों की स्ट्रैटेजी होती है ना, ये स्ट्रैटेजी वो ओपन नहीं करते। अच्छा। अगर इदारे अपनी स्ट्रैटेजी ओपन करते हैं तो डेफिनेटली वो तो काउंटर हो जाएगी ना। तो ये काउंटर नहीं कि इदारे अपना काम करते हैं, साइलेंटली करते हैं और बड़ी हैंडसमली करते हैं। इदारे कभी भी खामोश नहीं होते, कभी भी सोते नहीं। हाँ, खामोश हो सकते हैं लेकिन काम करना नहीं छोड़ते। तो अगर वो काम को सामने ले जाए, हमारी स्ट्रैटेजी है तो वो तो स्ट्रैटेजी सामने अभी वो चेंज कर देंगे। तो इनके पास सोर्सेज होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जितना नो टाइम ऐसा कर नहीं सकते कि सामने चीजों को फौरन हमला कर दें, फौरन किसी को पकड़ लें, एक को दो को, ऐसा नहीं होता। ये पूरा नेटवर्क ही पकड़ते हैं और उनका नेटवर्क तो सामने आ जाएगा, आया भी होगा। अभी कुछ ऐसे लोग सामने आए होंगे जो एज ए कैरियर होंगे, जो कह लें कि खास लोग नहीं होंगे जिनको पकड़ने से हम आगे नहीं जा सकेंगे, दूसरे लोगों को नहीं पकड़ सकेंगे, नेटवर्क नहीं उनका पूरा तबाह हो जाएगा। तो ये नेटवर्क उनके देखें, नेटवर्क उनके अफगानिस्तान में, बलोचिस्तान में नेटवर्क तो उनका है इंडिया का, और पाकिस्तान का डेफिनेटली इंडिया में होगा। ऐसा तो होता है। अब ये होता है कि मिनिमाइज करना है इन चीजों को। प्रॉक्सी वार्स होती है, ये जब हमारे वो दुश्मन मुल्क है, कभी उसने डाइजेस्ट नहीं हमें किया, कबूल नहीं किया, बल्कि उसने पाकिस्तान को कभी भी कबूल नहीं किया 1947 से। तो अब कैसे कबूल करेगा? वो नुकसान पहुंचाने के डरते हैं और पाकिस्तान हमेशा ही उसे काउंटर करता रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी काउंटर करती रही है। हमारा नैरेटिव प्रॉपर नहीं बन सका। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये मैं देखे एलिगेट नहीं कर रहा, कोई ऐसी मनफी तनकीद नहीं कर रहा। तो ये कह रहा हूँ कि हमारा पहले कि बयानिया ऐसा बनना चाहिए, हमारा नैरेटिव ऐसा बनना चाहिए कि इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इंडिया से सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए, खोल के रख देनी चाहिए। यूएनओ में बात होनी चाहिए, एम्बेसी में बात होनी चाहिए, सफारती सतह पे बात होनी चाहिए, हर जगह पे बात होनी चाहिए। और ताकि जो हमारा एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो भी सामने आ जाए और इंडिया के पे दांत भी बैठ जाए और इंडिया भी डिस्क्लोज हो, जिसकी जो साजिशें हैं वो जो कर रहा है वो भी सामने आ जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने ये कहा कि इसको आलमी सतह के ऊपर इस बात को रखना चाहिए, खुलेआम चीजें रखे कि भारत इस तरीके की जारियत कर रहा है, ये बदतमीजियां कर रहा है और इस तरीके से इंतशार फैला रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, तो क्या ये हो सकता है कि पहले भी भारत ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, पाकिस्तान इंडिया की जंग लगने लगी है, 2-3 बार ऐसा मामला जो है वो हो चुका है, तो आलमी सतह पे लोग भी तो थक जाते होंगे कि इन्होंने तो सुधरना नहीं है, हर 5-6 साल बाद ये जंग का शोशा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, जो आलमी सतह के लोग होते हैं उनका तो जैसे पंचायत होती है, उनका काम ही ये होता है। देखो, मुल्कों में फसादात होते हैं, मुल्कों में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी टेंशन क्रिएट होती है बॉर्डर से,
और लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्रिएट होती है, लेकिन उनको रिजॉल्व किया जाता है, इशू को रिजॉल्व किया जाता है। हमने ये करना कि इशू क्या है, हमने तो ये नैरेटिव बनाना कि इशू क्या है। अगर हम साबित कर देते हैं कि इंडिया गलत है तो डेफिनेटली आलमी बरादरी में उसकी सुनती होगी, उसको कहेंगे कि आप जागृत फैला रहे हैं, आप उस खिते का अमन तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जंग जो है ना वो महदूद जंग हो नहीं सकती। अब अगर जंग होती है, अगर वैसे कोई हल्की फुल्की होती है वो चीजें तो होती रहती हैं, झटकियों की प्राक्सी होती रहती है, तो इसमें सभी लोगों का नुकसान है, दूसरे मुल्कों का भी नुकसान है, खिते का नुकसान है। तो डेफिनेटली इसमें वो लोग इन्वॉल्व हो गए और सामने इसको जो भी गलत होगा उसको कहेंगे। और अगर इंडिया हम ये साबित करने एक दफा नहीं हर दफा साबित करें, हम उनको सबूत बच्चे सामने किया इंडिया ने किया है। अब जैसे अभी जारियत की बात है तो अभी जारियत का वो वर्ल्ड बैंक को पता है, वो सालसी किरदार अदा किया था, उसको हम बयानिया बनाए ना, क्यों नहीं बयानिया बनाते? क्योंकि पानी की जंग तो होगी ना, ये आदमी जंग से खत्म होगी। गोजरा में गर्मी पानी की जंग एसडी जंग पे खत्म हो। मैं ऐसे की बात कर, मैं जो मसाइल पैदा होंगे, जैसे जब किसी के पास कुछ नहीं होता वो अपनी सर्वाइवल के लिए हर काम कर देता है। पानी हमारे लिए खून है, हमारे मुल्क के लिए खून है। जैसे बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। जी अगर हमारा खून बंद करेगा भारत तो हम क्या करेंगे? हम तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे। हमारे पास जो भी टैक्सेस होंगे, जो भी हमारे पास वेपन होंगे, हम यूज करेंगे। लेकिन ये मैं आप कह सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कह सकते, हमारे जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हुकूमती ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्हें बड़े केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें उनके बयान को काउंटर करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमारे पास आदमी आ रहे हैं हम चला देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसी जो आलमी सतह पे हमारी एक बहुत अच्छी रिप्यूट रहनी चाहिए, हमारा काउंटर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये पता ही है ना, जब कुछ नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली सारा कुछ तो करना ही होगा। तो इसको यही से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने हथियारों की बात की, अभी ये गालबन 1-2 दिन पहले ही अब्दाली मिसाइल का जो है वो कामयाब तजर्बा किया गया, जो जमीन से जमीन तक की 450 किलोमीटर जा सकता है। तो क्या ये इंडिया को दिखाने के लिए तो तजर्बा नहीं किया गया कि देख लो हमारे पास ये चीजें हैं, ये प्रोमो दिखाया, ट्रेलर दिखाया हमने आपको? देखिए इस मौके पे उसका तजर्बा करना डेफिनेटली ये तो उनको बावर कराना है ना कि हमारे पास 450 किलोमीटर की रेंज कहाँ तक है, दिल्ली तक है, कहाँ तक, वो उनको दिखाना है ना कि हमारे पास ये भी है शॉर्ट रेंज। इसको हम शॉर्ट रेंज जाएंगे ना, शॉर्ट रेंज नहीं आएंगे ये मिसाइल जो है। तो हमारी इंडिया तक है अप्रोच, एक शहर तक अप्रोच है, फलां शहर तक अप्रोच है, ताकि वो अलर्ट हो जाए। बाकी बजाय तो उसके पास नहीं होंगे, ये तो नहीं अच्छी भी बात। वेपन तो सभी के पास है, जो रिवायती वेपन है वो तो हैं, जो बेसिकली टेक्निकली जो अब जो एडवांस वेपन है, जैसे F-70 थंडर है, तो वो एक बड़ा जबरदस्त प्यारा है जिसको राफेल से वो कर रहे तफीम का चले के। अब उसका एक ही सिस्टम था कि वो उन्होंने कहा था कि ये नहीं आएगा, इसमें हमारे रेडार में नहीं आएगा। जब तो रेडार ने उसको ले लिया, और रेडार भी चाइना और पाकिस्तान की कोलिशन से बना हुआ है। तो अब वो सोच रहे हैं कि फ्रांस को बड़ा नुकसान हुआ ना इससे, अब वो उसका सोर्स कोड मांग रहा है इंडिया के, मुझे सोर्स कोड दें ताकि उसको मॉडिफाई कर सकूं। उसमें जो उसकी जो उसमें कमी तो नहीं कह सकते, तो जहाज बनता है तो उसको परफेक्शन तो होती नहीं, उसमें कुछ चीजें रह जाती हैं। वो कहता है कि मैं उसको दूर कर सकूं, लेकिन वो फ्रांस सोर्स कोड नहीं देगा। लेकिन फ्रांस की चुटकी भी हुई है, फ्रांस की इंसल्ट भी हुई है, उसके प्यारे की इंसल्ट हुई है। तो राफेल उसने बड़ा जबरदस्त प्यारा बनाया था, इंडिया ने मेरा ख्याल $700 अरब उसके शायद खर्च किए थे, कुछ 30 के करीब। तो उनका तो सारा सिस्टम चलेंगे तबाह बर्बाद हो गया, इंडिया इससे भी परेशान है। इंडिया तो इस चीज से भी परेशान है। उनके जो सीनियर जर्नल्स हैं, आर्मी रिटायर्ड, वो आके तो इस चीज का बहुत शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो 5th जनरेशन के ये जो क्राफ्ट हैं ये सारे मौजूद हैं, इंडिया के पास 4.5 जनरेशन के हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर भी काफी वावेला मचाया कि पाकिस्तान बहुत आगे पहुंच गया है, इनके पायलट्स जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना में बैठ के। देखो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो डेफिनेटली, हमारे पास वो जहाज है ना, अगर वो जहाज है तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, बल्कि ट्रेनिंग कुछ लोगों ने ये भी एक प्रैक्टिस का तरीका है ना। पहले उन्हें पता नहीं, शायद अब उन्हें पता चल गया। वैसे तो एयरफोर्स के पास हमारी क्या क्या ये पता होता है मुल्कों को, कोई छोटी बात नहीं, उनके लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जैसे पाकिस्तान के पास होती है, दूसरे मुल्कों के जो सिक्योरिटी इदारे उनके पास होती है। ये इंफॉर्मेशन
वो 80-90% तक तो उनके पास होती हैं, कुछ चीजें होती हैं बड़ी छुपी होती हैं। उनके जो फीचर्स होते हैं वो छुपे होते हैं, जो फीचर्स क्या क्या हैं वो छुपे होते हैं। मैं दफाई तजजियाकार नहीं, मैं दफाई तौर पर इतनी बात नहीं करता, लेकिन ये चीजें होती है, फॉर्मल चीजें हैं, इनका हम लोगों को पता है। तो ये ऐसे होता है कि कुछ जो फीचर्स होते हैं, जो हिडन फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, वो छुपे होते हैं। अब वो सामने आएंगे तो करना क्या होता है कि हमने जंग से बचना है। पहली प्रायोरिटी क्या है? हमने जो कुछ भी करना है जंग करने के लिए नहीं करना, हमने जंग से बचने के लिए करना है। अगर इंडिया को पता चल जाए कि इनके पास ये चीजें हैं, हमसे बेहतर है, तो वो जंग थोड़ा पीछे हटेगा। अगर उसको पता लगे कि मेरी डोमिनेशन है, मेरे पास मैं कह लें कि दिफाई हवाले से बहुत कह लें कि बालातर मेरी डोमिनेशन है, मैं बेहतर हूं उनसे, तो फिर वो डरेगा नहीं। इन हालात में वो डरेगा, उनको पता मेरा नुकसान होगा, क्योंकि जंग ये तबाही है, बर्बादी है, नुकसान है। तो कितनी बड़ी माशत हो, कितना बड़ा मुल्क हो, नुकसान उसका होता है। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, जो भारत है इसने हमेशा बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को इस्तेमाल करता रहा है, बड़ा इनको इनमें पोक करता है। आप क्या समझते हैं कि क्या बलोचिस्तान में तरक्याती अमल इन तंजीमों के असर को कम कर रहा है, क्योंकि वो सूबा जो है वो दूसरे सूबों की निस्बत थोड़ा सा पीछे है पाकिस्तान में, क्या यही वजह है? अब ये अगर हम इसको ओपनली बात करें तो ये वजह है कि उसमें तरक्की, क्योंकि लोग डिप्राइव हैं, महरूम है लोग। जब महरूमियत होती है अंदर, किसी को अफसाना फिर किसी काम के लिए तैयार करना बड़ा आसान हो जाता है। एहसास महरूमी सबसे खतरनाक हथियार है, वो इसी को वो इस्तेमाल करते हैं। फिर जब चले कि वो कोई भी वायलेशन करते हैं तो हमारे इदारे जो है हरकत में आते हैं और उनको किसी बातें नुकसान भी होता होगा, जानी माली सारा नुकसान होगा, तो फिर वो और उनको हाइपर करते हैं इसके खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। वो सारे लोग नहीं होते, सारे लोग कभी भी नहीं होते। जो मुल्क के एक फॉर्मल आवाम होते हैं वो बड़े कह लें कि मोहब्बे वतन है, सभी मोहब्बे वतन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको डिप्राइव, जिनमें ठोक दी जाती है कि आप डिप्राइव है, महरूम है, आपको महरूम रखा जा रहा है, सारे सूबे ऐसा कर रहे हैं, उनकी कह लें कि माइशत इतनी मजबूत है, उनकी तरक्की का अमल इतना तेज है, आपके यहाँ तरक्की नहीं है। तो ये कुछ चीजें फैक्ट भी है, ये फैक्ट भी है कि शुरू से ही उसमें इतनी तरक्की हो नहीं सकी। ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व है ऐसे कुछ चीजों का, जिससे वो फायदा उठाता है, इंडिया फायदा उठाता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं।